होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2901 विच इज़ लॉन्गेस्ट अनइक्वल एडजेसेंट ग्रुप सब सीक्वेंस 2। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ना वो हमने कल सॉल्व किया था। उसका जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो हमने कल ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व किया था। और जो आज वाला प्रॉब्लम है ना वो डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होगा। डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है विच इज़ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। उसका जो सोल्यूशन है ना उसी से हम डिराइव कर सकते हैं इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। तो जल्दी से हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके सोल्यूशन को हम इसमें कैसे फिट करेंगे और उस सोल्यूशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आओ जल्दी से समझते हैं कि ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 300 है ये लीड कोड पे, मीडियम मार्क्ड है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि हमको एक एरे दिया है नम्स, ठीक है, और हमको रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अच्छा, तो पहले समझते हैं सब सीक्वेंस क्या होता है। सब सीक्वेंस एरे का ना एक ऐसी ऑर्डरिंग है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हैं और कुछ को पिक करते हैं, पर जो ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स है ना वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे सपोज मेरे को ये एक नम्स वेक्टर गिवन है, अगर मैं इसके ऑल्टरनेटिंग एलिमेंट्स को स्किप कर लूँ तो जो मेरा नम्स बनेगा वो क्या बनेगा, 10 2 3 1 0 1। तो मैंने क्या किया कि ये जो ऑड इंडेक्सेस वाले एलिमेंट्स थे ना इनको स्किप कर लिया, तो मेरे को एक वैलिड सब सीक्वेंस मिल गया। अब सपोज़ ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है नम्स का, जिसमें मैंने शुरू के इन एलिमेंट्स को पिक किया और लास्ट के 4 एलिमेंट्स को स्किप कर दिया। हाँ, ये भी एक वैलिड सब सीक्वेंस है। पर आप एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है इतना ले लेते हैं, 10 और 9 एक वैलिड सब सीक्वेंस है जिसमें मैंने आगे के एलिमेंट्स को पिक किया और पीछे के सारे एलिमेंट्स को ना स्किप कर दिया। 9 और 10 ये तो एक वैलिड सब सीक्वेंस नहीं है क्योंकि ऑर्डरिंग चेंज हो गई ना। इसका मतलब कि सपोज 9 और 2 आप एक ऐसा सब सीक्वेंस बना रहे हो जिसमें 9 और 2 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 ना हमेशा 2 से पहले आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 आपका 9 से पहले आ जाए। और ये जो स्किप वाला बताया ना मैंने कि मैंने आगे के ले लिए और पीछे के स्किप कर दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसे ऑल्टरनेटिंग भी ले सकता हूँ। मान लो मैंने ये एलिमेंट्स लिए, फिर ये एलिमेंट्स लिए और बीच के 2 और 5 और 1 0 1 1 8 को स्किप कर दिया। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं पूरे सबको भी स्किप कर सकता हूँ। उसके बाद जो मेरे को एक एम्प्टी सीक्वेंस मिल रहा है वो भी मेरा एक वैलिड सब सीक्वेंस है। अगर मैं किसी को भी स्किप नहीं करता हूँ ना तो वो भी एक वैलिड सब सीक्वेंस है, ठीक है। अब सब सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। समझते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये मतलब है कि जो आप अपने एलिमेंट्स पिक कर रहे हो ना सब सीक्वेंस में, वो आपके पिछले एलिमेंट से ना बड़े होने चाहिए। सपोज अगर मैं 2 पिक करता हूँ तो 2 के बाद ना मैं 5 पिक कर सकता हूँ क्योंकि 5 मेरा 2 से बड़ा है। पर 5 के बाद मैं 3 को नहीं पिक कर सकता। 3 को इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 3 5 से छोटा होता है, ठीक है। अब मैंने 2 पिक किया, 5 पिक किया, 5 के बाद मैं 7 पिक कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, 7 5 से बड़ा है। 7 के बाद मैं 1 0 1 पिक कर सकता हूँ। हाँ, 1 0 1 के बाद क्या मैं 18 को पिक कर सकता हूँ? नहीं, 18 नहीं पिक होगा। तो मेरा सब सीक्वेंस क्या बना, 2 5 7 1 0 1। 4 साइज़ का मेरे को एक सब सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये भी तो वैलिड है, 2 3 7 और 18। हाँ ये भी वैलिड है। या आप बोलोगे ये जो एक्सप्लेनेशन में गिवन है मेरे को ये वैलिड है। हाँ ये भी वैलिड है। तो अब आप एक काम करो, आप ना पेन पेपर निकाल लो और ना सारे ये जो 4 साइज़ के सब सीक्वेंसेज हैं ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले, उनको एक बार निकाल के देखो कि कौन कौन से हैं वो। और अगर पेन कॉपी निकाल ही लिया है ना तो 5 साइज़ के भी निकाल के देखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं बनेगा। अब आपने पेन कॉपी निकाल ही लिया है तो बना के देखना बनते हैं कि नहीं। अब पेन कॉपी निकाल ही लिया ना तो यहाँ पे जो भी आपको अप्रोच बताऊंगा इसको ना एक बार पेन पेपर पे सॉल्व करके देखना, तभी समझ में आएगा। ये जो अप्रोच है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं है। ये या तो आपको आती है या तो आपको नहीं आती। अगर ये क्वेश्चन मेरे को मतलब दे दिया जाए और मेरे को ये अप्रोच नहीं आती जो अभी बताने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करता ना, मैं रिकर्जन लगाता। रिकर्जन के बाद मैं उसको मेमोराइज़ करता, फिर उसको टैबुलेट करता। मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसे कर पाता, ऐसे टैबुलेशन कर पाता जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। समझते हैं मैं ऐसा क्या तीर मार रहा हूँ इधर। मेरे को एक नम्स वेक्टर गिवन है, ठीक है, उसके ये एलिमेंट्स हैं, इसका जो साइज़ है वो हम n मान लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालने के लिए आप सबसे पहले एक डी पी वेक्टर बना दो n साइज़ का, और हर एक नंबर को ना n से इनिशियलाइज़ कर लो, 1 से इनिशियलाइज़ कर लो। अब आप बोलोगे 1 से क्यों इनिशियलाइज़ किया। 1 से इसलिए इनिशियलाइज़ करा क्योंकि पहले समझते हैं कि डी पी सिग्निफाई क्या कर रहा है। डी पी आई सिग्निफाइज द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स नंबर आई। अच्छा, मतलब अगर मैं डी पी के किसी भी इंडेक्स पे चले जाऊँ, मान लो मैं डी पी 2 को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी होगी। अब डी पी 2 पे जो वैल्यू पड़ी है ना वो मेरे को बताएगी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस विच इज़ एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 2।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं DP2 को एक्सेस करता हूँ तो वहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी होगी। अब वो वैल्यू मेरे को बताएगी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 2। सिमिलरली ज़ीरो के लिए भी DP0 मेरे को क्या बताएगा, DP0 मेरे को बताएगा लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस विच इज़ एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 0। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा? कोई सबसीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे? मेरे ख्याल से तो दो बन रहे हैं, या तो मैं किसी एलिमेंट को ना पिक करूँ, मतलब एक एम्प्टी सीक्वेंस बन रहा है, और दूसरा अगर मैं 3 को पिक कर लूँ, ये जो एक सब सीक्वेंस है ये तो वैलिड है ना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हुआ। हाँ, और इसकी लेंथ क्या है 1। तभी ना मैंने हर एक एलिमेंट को, आप देखो DP में 1 से इनिशियलाइज करा है। इसका मतलब ये है कि एट मिनिमम एवरी एलिमेंट कैन बी अ सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 1 बाय इटसेल्फ। अगर थोड़ी दूसरी भाषा में बोलूँ, द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स आई इज एट लीस्ट 1। मतलब ये एक वैलिड इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है ना, तो मैंने 1 लेंथ कर दी। मतलब एक एलिमेंट है तो इसकी लेंथ क्या हुई, 1 हुई। एट इंडेक्स नंबर 1 अगर मेरे को एंड करने वाले निकालने हैं तो ये हुआ एक वैलिड। एट इंडेक्स 2 अगर एंड होने वाले सबसीक्वेंस निकालने हैं तो एक ये वैलिड होगा। तो मतलब एंडिंग एट एनी इंडेक्स एवरी एलिमेंट कैन बी अ सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 1 बाय इटसेल्फ। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इंडेक्स नंबर 2 पे एंड होने वाला जो लेंथ है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली सबसीक्वेंस का, क्या वो 1 होगा? हाँ 1 होगा, वैसे कोई और लेते हैं। एट इंडेक्स नंबर 4 एंड होने वाला लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या 1 होगा? नहीं, 1 नहीं होगा। मेरे को तो नज़र आ रहा है, अगर मैं 3 ले लूँ, 10 ले लूँ और 20 ले लूँ, तो इंडेक्स नंबर 4 पे एंड होने वाला लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होगा? मेरे ख्याल से तो 3 होना चाहिए, यहाँ तो 1 लिखा है। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि ये जो DP वेक्टर है ना, यही तो फिल करना है हमको। इसको फिल कैसे करते हैं वो समझते हैं। सपोज मान लो मैं इंडेक्स नंबर 10 पे खड़ा हूँ, तो फिर 10 पे ख़त्म होने वाला मेरे को लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है। तो ना मेरे को पीछे के एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा कि 10 से पहले क्या आ रहा था। ठीक है, तो मैंने 0th इंडेक्स से शुरू किया, और मैं ये जो 10 है ना, इसके पीछे वाले एलिमेंट्स ही देखूंगा। यहाँ इस केस में तो 1 ही है, तो मेरे को एक ही एलिमेंट को कंसिडर करना है। 3 को मैंने चेक करा, अच्छा 3 तो 10 से छोटा है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे ख़त्म होने वाला का पार्ट हो सकता है ये सबसीक्वेंस का। हाँ हो सकता है, क्योंकि 3 जो है वो मेरा 10 से छोटा है। अब इसकी लेंथ क्या है, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 0, वो क्या है? वो तो 1 है। DP0 तो वही बता रहा है ना मेरे को। अच्छा, तो अगर मैं 10 को कंसीडर कर लूँ, मतलब एक और एलिमेंट हो गया, तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। अब ये बोलोगे 1 + 1 2 कैसे हो गया? अगर मान लो आपका जो सबसीक्वेंस है वो लेंथ 2 का है, ठीक है, और आपने ना एक और एलिमेंट को उसमें ऐड कर दिया, तो अब जो आपका सबसीक्वेंस होगा वो लेंथ 3 का हो जाएगा। हाँ 3 का हो जाएगा ना। तो पहले यहाँ DP0 मेरे को बता रहा है कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 0, उसकी जो लेंथ है वो 1 है। अब अगर मैं 10 को भी कंसीडर कर लूँगा तो 2 हो जाएगा। सही भी है, ये जो 3 और 10 है ये कितना लेंथ का सीक्वेंस है? 2 लेंथ का सब सीक्वेंस है ना। हाँ, और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, तो ना मैं इसको क्या करूँगा, इधर मैं 2 डाल दूँगा। ठीक है, मैं इंडेक्स नंबर 2 पे आता हूँ। अब इंडेक्स नंबर 2 पे जब मैं आया, मैंने देखा यहाँ पे ना एलिमेंट जो पड़ा है नम्स 2 की वैल्यू 2 है। अब मेरे को देखना है कि इस इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले लेंथ क्या है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की। ठीक है, वो देखने के लिए ना मेरे को पीछे से शुरू करना पड़ेगा फिर से। अब मैं 3 पे आया, 3 तो मेरा 2 से बड़ा है, तो फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस तो नहीं बना पाएगा ना 3 और 2, या 3 10 2, ये भी कोई वैलिड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूँगा। इंडेक्स नंबर 1 पे आया, 1 पे 10 पड़ा हुआ है, 10 जो है वो भी 2 से बड़ा है, तो ये भी मेरे सबसीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया DP2 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 2 इज़ 1। हाँ सही भी है, एक यही तो सबसीक्वेंस बन रहा है ना विच इज़ एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 2, और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। हाँ, क्योंकि मतलब ये देखो 3 10 2 ये भी वैलिड नहीं है, 3 2 ये भी वैलिड नहीं है, 10 2 ये भी वैलिड नहीं है, बस एक ये वैलिड सबसीक्वेंस मिल रहा है हमको। तो मतलब DP जो है ना हमारा DP2 ये हमको सही बता रहा है 1। ठीक है, अब हम आते हैं इंडेक्स नंबर 3 पे। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, इंडेक्स नंबर 3 पे तो 1 पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हमको इस इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले वैलिड सबसीक्वेंसेस निकालने हैं। इंडेक्स 3 पे निकालना है तो भाई फिर 0 से शुरू करो। और मैंने क्या कहा था, एक पहले तक जाना है, मतलब जो लूप होगा वो 0 से लेकर 2 तक चलेगा। इंडेक्स नंबर 0 पे 3 पड़ा हुआ है, 3 भी 1 से बड़ा है तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे। 10 जो है वो भी 1 से बड़ा है तो इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। 2 जो है वो भी 1 से बड़ा है तो इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो मेरे को पता चल गया कि इंडेक्स नंबर 3 पे ख़त्म होने वाला जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगा ना उसकी लेंथ 1 होगी। अब वो सबसीक्वेंस होगा कौन सा, मेरे ख्याल से तो ये सबसीक्वेंस होगा 1।
हाँ यही होगा, ये पहले भी हमने समझा था ये 2 वाले केस में कि इसका जो लेंथ होगा लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का वो 1 कैसे होगा। ठीक है, अब हम आ गए इंडेक्स नंबर 4 पे। अच्छा ठीक है, 4 पे क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आया 20 का चेक करना है ना मेरे को, तो मेरे को 0 से लेके ये जो 3 इंडेक्स है ना सारे प्रीवियस एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। तो मैं इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करता हूँ। 3 जो है वो 20 से छोटा है। अच्छा, मतलब इंडेक्स नंबर 4 पे ख़त्म होने वाले ना वैलिड सबसीक्वेंस का पार्ट हो सकता है ये, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। मैंने इतनी बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, जो 3 है वो 20 से छोटा है, तो इंडेक्स नंबर 4 पे ख़त्म होने वाले वैलिड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का पार्ट हो सकता है ये। अब 0th इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले सबसीक्वेंस की लेंथ 1 थी। अब अगर मैं 20 भी ऐड कर देता हूँ उसमें, तो फिर 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 क्या मेरा इस वाले 1 से बड़ा है, हाँ इस वाले 1 से बड़ा है, तो मैं इसको ना 2 से जाके रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स नंबर 3 को मैंने कर लिया कंसीडर। अब इंडेक्स नंबर 1 पे आता हूँ मैं। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 10 है। ठीक है, 10 भी मेरा 20 से छोटा है। अब इस इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले जो लेंथ थी लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का वो 2 था, वो मेरे को DP1 से पता चल गया। 2 + 1 क्या होगा, 2 + 1 3 होगा। 3 मेरा 2 से बड़ा है, हाँ 2 से बड़ा है, तो फिर 2 पे जाके मैं रिप्लेस कर दूंगा 3 से। अब मैं इंडेक्स नंबर 2 पे आया। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 को मैंने देखा, इंडेक्स नंबर 2 पे भी 2 ही पड़ा हुआ है। 2 भी मेरा 20 से छोटा है। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर 2 पे ख़त्म होने वाले लेंथ क्या है मेरे लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, वो तो 1 ही है, हाँ ये वाला सबसीक्वेंस। अब अगर 1 में मैं 1 ऐड कर दूँ, मतलब 2 और 20, तो क्या वो 3 से बड़ा है, नहीं 3 से बड़ा नहीं है। तो फिर मैं ना इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूँगा अभी, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 इज़ लेस देन 3। ठीक है, अब अगले इंडेक्स पे आते हैं, इंडेक्स नंबर 3 पे। इंडेक्स नंबर 3 पे 1 है, 1 इज़ लेसर देन 20। तो अब मैं चेक करूँगा कि DP3 पे वैल्यू क्या पड़ी है। अच्छा, जो लेंथ है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की विच इज़ एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 3, वो 1 है। अब अगर मैं 1 में 1 ऐड कर देता हूँ तो 2 मिलेगा। 2 क्या मेरा 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 क्यों लिखूँ, मेरे को तो ऑलरेडी 3 लेंथ का सबसीक्वेंस मिल गया है। अब आप बोलोगे कौन सा सबसीक्वेंस मिला, ये वाला सबसीक्वेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो DP वेक्टर है ये मैंने कैसे फिल किया। एक लास्ट टाइम ना इस DP वेक्टर को रीड करने का ट्राई करते हैं। अब आप मेरे को बताओ DP0 क्या सिग्निफाई कर रहा है। DP0 मेरे को बता रहा था कि 0 इंडेक्स पे ख़त्म होने वाले लेंथ क्या है लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का। अच्छा ठीक है, तो मैंने 1 बोला। अब आप मेरे को बताओ वो कौन सा सबसीक्वेंस है, वो ये है ना 3। ये एक 1 लेंथ का सबसीक्वेंस है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आप मेरे को ये बताओ DP1 क्या सिग्निफाई कर रहा है। DP1 बता रहा है इंडेक्स नंबर 1 पे ख़त्म होने वाला लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बताओ जो कि 1 पे ख़त्म हो रहा है। मेरे ख्याल से तो ये है। सही भी है, 3 और 10 इंक्रीजिंग भी है, लेंथ भी 2 है, तो ये 2 भी सही बता रहा है। अब इंडेक्स नंबर 4 बताओ मेरे को क्या बता रहा है। इंडेक्स नंबर 4 बता रहा है 4th इंडेक्स पे ख़त्म होने वाला लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। मतलब इंडेक्स नंबर 4 पे ना मेरे को 3 लेंथ का सब सीक्वेंस मिल रहा है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब आइडेंटिफाई करो उसको क्या है, 3 10 और 20। 3 10 20 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और लेंथ भी 3 है। तो हमको ये समझ में आ गया होगा कि DP वेक्टर को फिल कैसे किया हमने, और DPI जो है वो सिग्निफाई क्या कर रहा है। ये हर एक इंडेक्स पे DPI की जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, अब ना कोड में देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n क्या होगा, नम्स डॉट साइज होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था DP वेक्टर बनाएंगे वो n साइज़ का ही होगा। तो फिर मैं गया जल्दी से, मैं DP वेक्टर बना लिया n साइज़ का, और मैंने कहा था हर एक एलिमेंट को ना मैं 1 से इनिशियलाइज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा देर समझाया था मैंने कि ये 1 ही क्यों होगा। ठीक है, अब क्या करें, अब ना फॉर लूप चलाते हैं। मैंने क्या करा था, हर एक एलिमेंट पे जा के देखा था ना उसके प्रीवियस एलिमेंट्स को। तो जो मेरा आउटर लूप होगा और इंडेक्स इक्वल टू 0 से लेके इंडेक्स शुड बी लेस देन n तक चलेगा। हर एक आइट्रेशन में इंडेक्स प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इंडेक्स नंबर किसी भी इंडेक्स पे था, जैसे सपोज मैं इंडेक्स नंबर 2 पे था, तो मैं उसके प्रीवियस सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहा था ना, और सारे एलिमेंट को चेक कर रहा था कि वो मेरे ये वाले एलिमेंट से बड़े हैं कि छोटे हैं। तो ठीक है, सेम चीज़ करेंगे। फॉर एंड प्रीव इंडेक्स इक्वल टू 0, और प्रीव इंडेक्स कहाँ तक चलेगा, लेस देन इंडेक्स चलेगा। प्रीव को मैंने पर्व लिख दिया था। ओके, प्रीव इंडेक्स प्लस प्लस। ठीक है, अब हर एक इंडेक्स पे जाके मैं चेक क्या कर रहा था कि जो मेरा एलिमेंट है प्रीव इंडेक्स पे, कहीं वो मेरे प्रीव नम्स इंडेक्स से छोटा है कि बड़ा है। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड, इफ नम्स प्रीव इंडेक्स इज लेसर देन
नम्स इंडेक्स, अगर ऐसा होगा तभी तो मेरे को मेरा सिक्लिंग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिलेगा। तो उस केस में मैं क्या कर रहा था ना, डीपी प्री इंडेक्स पे जा रहा था, उसमें 1 ऐड कर रहा था, और अगर वो मेरे डीपी इंडेक्स से बड़ा हो रहा था ना तो डीपी इंडेक्स को उससे रिप्लेस कर दे रहा था। तो अब ये चीज़ कर लेते हैं, इफ़ 1 प्लस डी पी इज़ ग्रेटर देन डी पी इंडेक्स, तो फिर मेरा डी पी इंडेक्स हो जाता था 1 प्लस डी पी प्री इंडेक्स। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, ये लेंथ तो मैं कहीं पे स्टोर ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को लेंथ कैसे पता चलेगी, मैं तो लेंथ ही निकालनी थी। अच्छा ठीक है, मैं ना लेंथ के साथ साथ ना इंडेक्स भी निकाल देता हूँ, जिस पे जो मेरा लेंथ आ रहा है, लेंथ लॉन्गेस्ट सिक्लिंग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का वो मैक्सिमम है। तो ना मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना दिए, एक इंट मैक्स लेंथ बता दिया। मैक्स लेंथ क्या थी, 1 थी। 1 क्यों थी, 1 इसीलिए थी क्योंकि मैंने पूरे डीपी को इनिशियली 1 से इनिशियलाइज करा था ना। अगर मेरे को कोई भी सिक्लिंग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं मिलता तब भी मेरे को एक 1 साइज़ का तो मिल ही रहा है। तो मैंने मैक्स लेंथ 1 बना दिया, और मैक्स इंडेक्स जो है उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। अब मैं ना हर एक इंडेक्स पे जा के चेक कर लेता हूँ कि मेरे डीपी इंडेक्स की वैल्यू कहीं मैक्स लेंथ से ज़्यादा तो नहीं है। चेक करते हैं, इफ़ डीपी इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, तो मतलब क्या हुआ, मेरा जो मैक्स लेंथ है वो तो डीपी इंडेक्स हो गया ना। डीपी इंडेक्स कैसे हो गया मैक्स लेंथ, मैंने क्या बताया था, डीपी आई ही तो बता रहा है मेरे को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स आई। ऐसा भी तो हो सकता है, अब जैसे इंडेक्स 4 पे मैं पहुंचा तो मेरे को पता चला कि अच्छा मेरे को 3 साइज़ का मिल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडेक्स नंबर 3 पे ही मेरे को मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिल जाए। हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे को हर एक इंडेक्स पे जा के चेक करना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा डीपी इंडेक्स की वैल्यू को मैक्स लेंथ से। अगर वो मैक्स लेंथ से ज़्यादा जाती है तो मैक्स लेंथ की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। मैं ना इंडेक्स को भी स्टोर कर रहा हूँ, अब वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं वो इंडेक्स को क्यों स्टोर कर रहा हूँ। मैक्स इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स हो जाएगा, और इस फॉर लूप के बाद जाके मैं क्या रिटर्न करूँगा, मैक्स लेंथ को रिटर्न कर दूँगा। एक बार रन करके देखते हैं, आई होप चल जाए, चल जाना चाहिए। चल गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब आप याद करो, जब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे तो आपने देखा था कि बहुत सारे सब सीक्वेंस बन रहे थे 4 लेंथ के। मैंने पेन कॉपी भी निकलवाई थी आपकी, 2 3 7 101 ये एक सब सीक्वेंस है, 2 5 7 18 ये भी एक सब सीक्वेंस है। तो ना मैं चाहता हूँ कि आप ना मेरे को एक वैलिड ना सब सीक्वेंस प्रिंट करके भी दिखाओ। अब वो हम प्रिंट कैसे करेंगे वो जल्दी से समझते हैं। उसके लिए ना मैं एक वेक्टर बनाऊंगा हैश नाम से। ठीक है, अब हैश का साइज़ क्या होगा, जो नम्स का साइज़ था ना वही हैश का भी साइज़ होगा। ठीक है, अब इसको जल्दी से समझते हैं कि हैश स्टोर क्या कर रहा है। हैश बेसिकली ये बता रहा है मेरे को कि सपोज़ मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, तो अगर मेरे को एक सब सीक्वेंस बनाना है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो इस इंडेक्स पे ऐसा कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, मतलब प्रीवियसली मैंने कौन सा एलिमेंट को पिक किया होगा, ये वो मेरे को बता रहा है। सपोज़ अगर 3 और 10 ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे रहा हूँगा तो मैंने 0th इंडेक्स को पिक किया होगा ना, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जब मैं इंडेक्स नंबर 2 पे हूँ, इंडेक्स नंबर 2 पे जो लेंथ है वो 1 है, तो प्रीवियसली मैंने कौन से एलिमेंट को पिक किया होगा, अगर लेंथ 1 है तो मैंने किसी को पिक ही नहीं किया होगा, इंडेक्स नंबर 2 ही होगा, तो वो 2 होगा। एक चीज़ मिस हो गई, आपने देखा होगा ये जो इनिशियली वैल्यूज़ है ना, ये 0 1 2 3 है, मतलब हैश आई इज इक्वल टू आई है। वो इसलिए है क्योंकि सपोज़ अगर मेरा जो लेंथ है वो 1 है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने ना प्रीवियसली किसी एलिमेंट को पिक ही नहीं किया है। मतलब मैं अभी अपने करंट इंडेक्स पे ही हूँ, करंट एलिमेंट को पिक करूँगा ना तो मेरे को 1 साइज़ का सब सीक्वेंस मिलेगा। इसीलिए ना हर एक एलिमेंट ना हैश आई इज इक्वल टू आई है। ठीक है, और ये मेरे को बता रहा है कि इससे पहले मैंने किस एलिमेंट को पिक करा था। तो इंडेक्स नंबर 2 पे मैंने इंडेक्स नंबर 0 को मतलब पिक करा था, तब मेरे को 2 साइज़ का एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिला था, तो यहाँ पे 0 आएगा। इंडेक्स नंबर 1 पे ना मैंने किसी को नहीं, इंडेक्स नंबर 2 पे मैंने किसी भी प्रीवियस एलिमेंट को पिक नहीं करा था, तब मेरे को 1 साइज़ का एक सब सीक्वेंस मिला था, तो सही है। हैश 2 पे मैंने किसी को पिक नहीं करा तो हैश 2 पे 2 ही डाल दिया, मैंने किसी को पिक ही नहीं किया है। अब मैं आया इंडेक्स नंबर 3 पे, इंडेक्स नंबर 3 पे भी सेम चीज़, जो डी पी 3 है वो 1 ही है, इसका मतलब मैंने प्रीवियसली किसी एलिमेंट को पिक ही नहीं किया, तो यहाँ पे मैं 3 रहने देता हूँ। अब मैं आया इंडेक्स नंबर 4 पे, इंडेक्स नंबर 4 पे मेरे को पता चला अच्छा डी पी 3 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो डी पी 3 है, इससे पहले मैंने किस एलिमेंट को पिक करा होगा, आपने देखा होगा जब इस 2 पे ना मैंने 1 ऐड किया था तो मेरे को 3 मिला था यहाँ पे, है ना।
तो इसका मतलब DP1, ये जो इंडेक्स नंबर 1 है ना, उसको, उस एलिमेंट को मैंने पिक किया होगा, 10 को पिक किया होगा, तभी मेरे को यहाँ पे 3 लेंथ का सबसीक्वेंस मिला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इंडेक्स नंबर 4 पे हूँ ना, तो इससे पहले मैंने इंडेक्स नंबर 1 को पिक किया था, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में ना मैंने स्टोर कर रखा है, आपने देखा होगा, ये मैक्स इंडेक्स मेरे को वो इंडेक्स दे रहा है जहाँ पे मेरे DPI की वैल्यू ना मैक्सिमम है, और वो आई क्या है, 4 है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाऊँगा, सपोज आंस बना लेता हूँ, उसमें सिंपल जाके ना अपना ये जो DP4 है ना, या DP मैक्स इंडेक्स है जो, उसको जाके पुश बैक कर दूंगा। और मैं तब तक पुश बैक करता रहूँगा जब तक मेरे को कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए जहाँ पे #i इक्वल टू आई है। इसका मतलब पहले मैंने इसको पुश कर दिया 20 को, ठीक है, क्योंकि मेरा मैक्स इंडेक्स 4 था, तो फिर सबसे पहले मतलब जो मेरा एंड हो रहा होगा सब सीक्वेंस, वो इंडेक्स नंबर 4 पे ही हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं #4 पे गया, #4 पे मैंने देखा कि इसके पहले मैंने कौन सा एलिमेंट पिक करा था, अच्छा 1 वाला पिक करा था। तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पे गया और मैंने 10 को पुश बैक कर दिया मेरे आंस में। ठीक है, अब उसके बाद मैंने देखा, अच्छा 10 के मैं हैश पे गया, 10 मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे था, तो मैं #1 पे गया, और #1 पे 0 है। अच्छा, मतलब मैं इससे पहले ना 10 से पहले मैंने 3 को पिक किया होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो फिर मैं 3 को फिर मैंने आंस में पुश बैक कर दिया। अब फिर मैं #0 पे गया, #0 पे वापस 0 है। तो जब मेरा #i इक्वल टू आई हो जाएगा ना, तो मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। इसको कोड में देखते हैं कैसे करते हैं, और ना एक सब सीक्वेंस हम ट्राई करते हैं प्रिंट कराने का, n साइज का, for int I equal to 0 I should be less than ni plus plus #i is equal to I। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, फॉर अगर मेरे DP इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्स लेंथ हो गई, तो फिर ना मैं अपने एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, 1 प्लस DP प्रीव इंडेक्स इज ग्रेटर देन DP इंडेक्स। अच्छा, तो मतलब मैंने क्या किया, DP इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया और एलिमेंट को पिक किया। एलिमेंट को पिक किया तो मैं डाल देता हूँ #इंडेक्स इक्वल टू प्रीव इंडेक्स। ठीक है, मतलब जब मेरे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ी ना, तो मतलब मैं प्रीव इंडेक्स पे जो एलिमेंट था मैंने उसको पिक किया होगा। अब एक काम करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। पहले एक वेरिएबल बनाते, वेक्टर बनाते हैं आंस, और एक सब सीक्वेंस को ना प्रिंट करके देखते हैं जल्दी से। आंस या छोड़ो सबस नाम से बना देते हैं, क्योंकि ये सब सीक्वेंस बता रहा है। सबस में जाके ना सबसे पहले तो मैं अपने मैक्स इंडेक्स वाले एलिमेंट को ना एज इट इज पुश बैक कर देता हूँ। कर दिया। अब मैंने क्या कहा था, मेरा वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा मैक्स इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स इंडेक्स। आपने देखा होगा जब इस केस में मैं 0 पे पहुंचा था, तो मेरा जो #0 था ना, वो 0 ही था। ठीक है, तो उस केस में ना मेरा जो लूप है वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर का लिखते हैं, सबस डॉट पुश बैक नम्स हैश मैक्स इंडेक्स, और मैक्स इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स इंडेक्स हो गया था #मैक्स इंडेक्स। ठीक है, अब ना एक बार रन करके देखते हैं सबस में वैल्यू क्या हो रही है। अरे नहीं, हाँ चलो पहले एक बार रन करके ही देख लेते हैं। रन करते हैं। रन तो हो गया, और ये सब सीक्वेंस भी मिल गया मेरे को, पर ये उल्टा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लग रहा है आपको? नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं लग रहा है, ये तो मेरे को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लग रहा है। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे आगे है, सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो सबसे पीछे है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तो मैक्स इंडेक्स से ही शुरू करा था ना, सबसे पहले मैंने मैक्स इंडेक्स को पुश कर दिया था, और उसके बाद मैं अपने हैश की हेल्प से पीछे जा रहा था। जैसे मैंने, मेरा मैक्स इंडेक्स 4 था, तो मैंने इंडेक्स नंबर, एलिमेंट नंबर 4 को पुश बैक किया। उसके बाद मैंने हैश में देखा कि 4 पे कौन सा इंडेक्स पड़ा हुआ है, 4 पे इंडेक्स नंबर 1 मिला मेरे को। अच्छा, तो मतलब मैंने इंडेक्स नंबर 1 को पिक किया था, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पे गया, फिर मैंने 10 को पुश बैक किया होगा, फिर मैं हैश में गया हूँगा, #1 पे क्या पड़ा है, #1 पे 0 पड़ा था, तो 0 वाले एलिमेंट को पुश किया, और उसके बाद फिर #0 में जाके देखा, #0 में फिर से 0 था, तो उस केस में मेरा लूप ब्रेक कर गया था। तो इसका मतलब क्या है ना, मैं मैक्स इंडेक्स से स्टार्टिंग एलिमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो इसलिए रिवर्स में आ रहा है। तो एक काम करो ना, आप यहाँ पे रिवर्स कर दो अपने सबस को, सबस डॉट एंड, आप देखते हैं। अब देखो, अब ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर्म में। सारे टेस्ट केसेस के लिए देख लेते हैं। ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें तो एक ही साइज़ का बन रहा है। सही है, फिर कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। पहले टाइम देखते हैं,
ये लूप एन टाइम्स चल रहा है, ये जो आउटर लूप है ये भी एन टाइम्स चल रहा है, इनर लूप जो है वो भी वर्स्ट केस में एन टाइम्स चलेगा। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस वाले लूप की वो तो एन स्क्वायर हो जाएगी। हाँ, और इसके बाद आप देखो हम दो लूप्स और परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एन ऑर्डर के ही हैं, ठीक है। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना इस वाले कोड की वो एन स्क्वायर हो जाएगी। स्पेस देख लेते हैं, एक डीपी वेक्टर बनाया है एन साइज़ का और एक हैश बनाया है एन साइज़ का। हैश वैसे ज़रूरत नहीं थी इस प्रॉब्लम में, वो मैं आपको सबसीक्वेंस प्रिंट करके दिखाना चाह रहा था जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अगर इसको कंसीडर कर भी लेना तो भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही है, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसका एक पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है बहुत लंबा हो गया, आई थिंक आधे घंटे से ऊपर हो गया होगा। तो फिर अगले वीडियो में ना हम देखते हैं कि इस वाले प्रॉब्लम को मैंने इससे कैसे रिलेट किया, और इसी सोल्यूशन में आप देखना मैं थोड़े बहुत चेंजेस करके ना इस वाले क्वेश्चन को भी सबमिट कर दूंगा, कोड भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उसका जो लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।